आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का घटना चक्र का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला चैप्टर है सामान्य, इसमें धारा 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ। 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ। ये कई जगह पूछा है, एमपी में पूछा है, यूपी में पूछा है। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में पूछा ही पूछा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब बन के तैयार हुआ। 1882 में बन के तैयार हुआ। फिर है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 किस विधि पर लागू नहीं होता है। मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किसी भी धारा में संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है और संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया धारा 5 में। अब कथन ए है कि संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्य अधिकार शामिल है। आर है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम पेटेंट सहित सभी प्रकार की संपत्ति पर विचार करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। न्यायालय ने अस्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता किस किस संपत्ति को दिया है। जैसे मार्ग का अधिकार यह अस्थावर संपत्ति के अधिकार में आता है। अस्थावर संपत्ति से भाटक को वसूल करने का अधिकार आता है। मछली पकड़ने का अधिकार, अचल संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है ऋण आता है। एक झील आता है। एक तालाब में मछली पकड़ने व ले जाने का अधिकार। कमजोर मकान या मकान, रेलवे स्टेशन, जमीन, खान, कृषि योग्य जमीन, जमीन का पट्टा, अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हित, तेंदुपत्ता एकत्र करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, सूखा अधिकार का अधिकार, साख बाजरा बाजार हाट और पट्टे का अधिकार, सूखा अधिकार, मत्स्य खेत का अधिकार, बंधक मोचन का अधिकार, घूमते हुए सिनेमा घर, बढ़ता हुआ महुए का पेड़, ये सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अब नया क्वेश्चन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है। पूजा का अधिकार, उगती फसलें, कॉपीराइट प्रॉपर्टी, ए ब्रांडेड सीलिंग फैन का विक्रय, रॉयल्टी, खड़ी फसल। अब ये सारा क्वेश्चन कैसे ना कैसे करके घुमा के पूछा है, इसीलिए हम सबको इकट्ठे बता दिए हैं। टीपीए के अंतर्गत भूमि में निर्विष्ट चीज़ें सम्मिलित हैं की गई हैं जिनको भूबद कहा गया है। अब ऐसे ही हम अनियोज्य दावे को भी इकट्ठे करके समझा दिए हैं। इसमें अनियोज्य दावा क्या क्या है। भविष्य निधि, बकाया किराया का दावा, भागीदारी में अंश, पेशगी धन की वापसी का दावा, मुस्लिम महिला का अदत मेहर का दावा, ऐसे कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हों, भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का, लॉटरी टिकट, संविदा जो दायित्व से युग्मित हो है का लाभ करने का अधिकार। हम लोग पढ़ेंगे कि अनियोज्य दावा नहीं है क्या क्या। मध्यवर्ती लाभ, बंधक ऋण, डिक्री, नुकसानी के लिए वाद का अधिकार, अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार, किसी पुस्तक का प्रतिलिप्य अधिकार, भविष्य की डिक्री, पुस्तक का कॉपीराइट, ऐसे कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो, कॉपीराइट डिक्री के अंतर्गत दे धन प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षित ऋण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 सूचना को परिभाषित करता है। और सूचना की कोटि में क्या क्या आता है। रजिस्ट्रीकरण जहां लिखत अनिवार्यतः रजिस्ट्री योग्य हो, यह स्पष्टीकरण 1 में बताया गया। धारा 3 में जो सूचना को परिभाषित किया गया उसमें आधिपत्य स्पष्टीकरण 3 में बताया गया। अभिकर्ता का सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणित का अर्थ दो या अधिक साक्षियों ने। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तक करते हुए देखा हो किंतु जो उसके दस्तक जानता है। तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का प्रीवी काउंसिल का निर्णय संबंधित है धारा 3 से। संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण को।